हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रयास में आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये कोर्स आपका क्रैश कोर्स, बोर्ड एग्जाम क्रैश कोर्स के अंदर आएगा। और इसके अंदर हमने इस चैप्टर को लेने का रीज़न ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको क्रैश कोर्स के अंदर जो हम बता रहे हैं वो ऐसी चीज़ है कि जैसे आप कम चीज पढ़ेंगे, ज्यादा गेन करेंगे, आपका मार्क्स का जो आपका लेवल होगा वो भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए हम क्रैश कोर्स में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। समझना जी, सबसे पहला जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करता हूं तो ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। क्या जी? इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रो की तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू द पोटेंशियल या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द पोटेंशियल, दैट पोटेंशियल्स मे बी आउटर और इनर। और एक चीज और ये हो सकती है कि ये जो इलेक्ट्रो की अगर मैं बात कर रहा हूं उसमें जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है ना, पोटेंशियल जनरेट दो तीन चीजों से होता है। जैसे आप लोग एक फिजिक्स में पढ़ते हैं, जब आप फ्रिक्शन की बात करते हैं, घर्षण की बात करते हैं, उस टाइम पे भी आपका क्या जनरेट होता है जी? FRICTL। इसमें भी क्या होता है जी? आपका एक पोटेंशियल जनरेट होता है और हमेशा पोटेंशियल को ही एनर्जी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या सर, कि अगर आप कहिए कि कहीं पे कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन कहने का मतलब कॉलिजन ऑफ आयंस, कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कॉलिजन ऑफ एटम्स, उससे भी एनर्जी जनरेट होती है और उसको कहते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू केमिकल्स। पहली बात, अगर मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना है तो मुझे पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। और जो केमिकल रिएक्शन दो टाइप से होते हैं जी, समझना। सबसे पहली बात यह है कि आपकी केमिकल रिएक्शन अपने आप में भी हो सकती है और आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो ड्यू टू द एनी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी हो सकती है। अगर अपने आप में कोई चीज होती है तो उसको आप बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या जी? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ में आ गई? दूसरी चीज, अगर मैं ये कहूं कि जी नहीं, अगर मैं बाहर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, अगर उस फोर्स अप्लाई करने के बाद कोई एनर्जी का जनरेशन हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलूंगा जी? नॉन स्पॉन्टेनियस। सही है। अब देखना, आगे समझना। मैंने कहा जी नॉन स्पॉन्टेनियस है एक चीज, मैंने कहा जी स्पॉन्टेनियस है, तो उसको समझने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। जनरली जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी आती है। पहली बात कि ये थर्मोडायनेमिक्स से इसका क्या कनेक्शन है, थोड़ा सा समझना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। बात क्या है कि जब आप एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पे आपके साथ साथ दो तीन घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या होती है? लेट सपोज आप एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स यू आर सिस्टम। क्या जी? दैट मीन्स यू आर सिस्टम। और जिसमें आप अपना वर्क करते हैं या जिसमें आप हैं, दैट इज कॉल्ड, जिससे आप घिरे हुए हैं उसको बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे जी? सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बात समझ में आ गई? देखना जी आगे। अगर मैं कहूं एनर्जी सिस्टम की, एनर्जी सराउंडिंग की, अब देखना जी कभी कभी भी क्या होता है ना कि जब ये सिस्टम जैसी जो ये चीज है ना जिसको हम सिस्टम बोल रहे हैं, उसके अंदर दो तीन चीजें होती है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब एक बात है, अगर मान लीजिए सिस्टम खुद ही काम करने लग गया तो उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी। ये ऐसे ही है, अगर आप खाना न खा के लगातार काम करते जाइए तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी और यही बॉडी कहलाती है सिस्टम। क्या कहलाती है जी? सिस्टम। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, समझना,
लेकिन आपने क्या कर दिया कि आपने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? खाना खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने की वजह से आपकी जो बॉडी यानी कि आपके जो सिस्टम है, आपके सिस्टम की एनर्जी क्या रह गई जी? कांस्टेंट रह गई। क्या रह गई? कांस्टेंट रह गई। लेकिन ड्यू टू दैट एक्सटर्नल एनर्जी आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे कि वहां से और एनर्जी जनरेट हुई और आपने सराउंडिंग को एनर्जी दे दी। तो उस टाइम पे बोलिएगा आप कि आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप समझिए क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करता हूं तो दो चीजें हो सकती हैं। क्या जी? कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब कब? जब इलेक्ट्रॉन कोई रिएक्शन दे रही हो। ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं जी, किस चीज का? किसी भी मेटल सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, जस्ट लाइक ZnSO4 और CuSO4। 10th में आपने एक बात पढ़ी होगी, उसको बोलते हैं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं जी? मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें क्या बोलता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होता है जी? लिथियम। कौन होता है? लिथियम। और सबसे लोएस्ट रिएक्टिव कौन होता है जी? प्लेटिनम। कौन होता है? प्लेटिनम। बात क्या है ना, जब मैं कहूं आपसे कि सर ये आपका जो है रिएक्टिविटी सीरीज बोलो ना, उस टाइम पे कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दैट मेटल कैन गिव पर्टिकुलर रिएक्शन, और उस पर्टिकुलर रिएक्शन की वजह से जनरेट होगा आपका करंट। करंट कैसे पैदा होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी के लिए जिंक भी मेटल है जी, और आपका कॉपर भी मेटल है। आप कहिएगा कि सर जो ये लाइट लगा रखी है ना, इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है? क्या वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिस्सा है? तो जी बिल्कुल, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हिस्सा है। पहली बात कैसे समझना, जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ दुनिया में, तब करंट पैदा हुआ। हम ये मानते हैं आपके पास घर में जब इलेक्ट्रिक वायर होती है, जिसको कि आप कॉपर वायर बोलते हैं, कॉपर में क्या होता है जी? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलना 3D 10 और 4s1। दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर कॉपर। सही है जी। अब ऐसा क्या हुआ कि इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल प्रोसेस स्टार्ट हो गई। समझना जी होता क्या? मैंने कहा 4s1 है और 3d 9 है। पहली बात समझना होता क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चाहता है कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो, पेयरिंग हो। पेयरिंग होने का फायदा ये है कि उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी? टोटली जीरो हो जाएगी। और जीरो कब होती है? जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ फोर्स लगते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है कि इसकी सिस्टम की एनर्जी, 4s के सिस्टम की एनर्जी जीरो हो जाएगी। देखना समझना। अभी के लिए क्या है कि जो ये 4s है ना, 4s में इनिशियली दो इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन डी ने कहा कि भैया एक इलेक्ट्रॉन हमें दे दो ताकि हम 3d कितने हो जाएं? 10 हो जाएं। आप 4s1 में रहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का क्या समझना। अब क्या होता है ना कि मैंने पहले बोला आपको कि कई ऐसी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है, यानी कि जो खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है। तो उनमें अगर जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन कहीं ना कहीं हो रही है जिसको हम सिस्टम कह रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन लो, सबसे पहले जो क्या कंडीशन है कि जहां पे रिएक्शन हो रही है वो क्या है आपकी? क्या है जी? बोलो। वो क्या है जी? आपका सिस्टम है। अगर सिस्टम में अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है तो उस सिस्टम की जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। उसके घटने से वो एनर्जी कहाँ गई? अगर वो एनर्जी घट गई दैट मींस वो एनर्जी गई कहाँ? तो वो एनर्जी किसमें चेंज हो जाती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिसिटी में उसको वो चेंज हो जाती है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर ऐसा हुआ स्पॉन्टेनिटी या नॉन स्पॉन्टेनिटी का कारण, अगर ऐसा हुआ तो कितने टाइप के सेल जनरेट होंगे? तो देखना जी, हमेशा अगर आप पढ़ते हो तो दो टाइप की सेल बनती है। कितने टाइप की जी? दो टाइप की सेल बनती हैं। समझना कौन कौन सी। मैंने ये कहा कि अगर एक प्रोसेस क्या है बोला मैंने? स्पॉन्टेनियस। क्या बोला जी? स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या है?
नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कौन सा है? जिसमें कि सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी है जी? जिसमें आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ी, उसको क्या बोलेंगे आप? गिव, क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब जो आप बाहर से एनर्जी देंगे, बाहर से एनर्जी देने के बाद कोई अगर सिस्टम काम करने लगेगा, अभी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं कहूं कि बाहर से एनर्जी देने के बाद अगर कोई सेल काम करने लग जाता है तो ऐसे सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला जाता है जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप होते हैं। पहला होता है जी गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। एग्जाम बच्चा दे रहा है, ध्यान रहे, सीबीएसई वाला, उसके इसमें गैल्वेनिक सेल नहीं है, लेकिन यूके बोर्ड वाले को पढ़ना है क्योंकि यूके बोर्ड वाले के पास इस साल के सिलेबस में गैल्वेनिक सेल है। सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये गैल्वेनिक सेल है क्या चीज? तो बात यह है कि अगर मान लीजिए अगर केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक में चेंज हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है तो इसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। और इसका अगर उल्टा हो जाए, कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या जी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे जी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझना, सबसे पहली बात है गैल्वेनिक सेल। देखना, गैल्वेनिक सेल को पढ़ने के लिए, गैल्वेनिक सेल को एक बार पढ़ने के लिए करना क्या है समझना। अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने बना रखा है, ये वाला एक सेल बना रखा है। देखो जी, सेल में हमेशा दो कंपार्टमेंट होते हैं। दो कंपार्टमेंट मतलब एक एनोड वाला पार्ट, दूसरा कैथोड वाला पार्ट। पहला अगर मैं मान लूं एक कोई एनोड वाला है, दूसरा कैथोड वाला है, आपको पता होना चाहिए जो आपका सेल बन रहा है वो सेल किसकी वजह से हो रहा है जी? यहां से इलेक्ट्रॉन उधर जाए या वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आए, कोई भी ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी हो रही है। यानी कि बाहर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी दी और केमिकल एनर्जी मतलब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई, या फिर केमिकल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो गई, तो उसको क्या बोलूंगा जी मैं? गैल्वेनिक सेल। पहली बात समझना, जब गैल्वेनिक सेल बनाया गया तो ऐसा कुछ बनाया गया, ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। नॉर्मली आपको समझने के लिए करना क्या है जी? आपके पास एक जिंक का इलेक्ट्रोड होगा और दूसरा क्या होगा जी? कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा। अगर आप जिंक के इलेक्ट्रोड की बात करें तो जिंक के साथ उसके सल्फेट का एक इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। क्या होगा जी? जिंक के सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा along with जिंक इलेक्ट्रोड। क्या बात समझ में आई? बोलो, आगे बढ़े। देखना, मैंने कहा जिंक के साथ, जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जिंक का इलेक्ट्रोलाइट है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इसके साथ आपका कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट भी है। दैट मीन्स एक कोई इलेक्ट्रोड वो अपने इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेजेंट है तो वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल जनरेट करेगा। क्या करेगा जी? पोटेंशियल जनरेट करेगा, जनरेट करेगा। क्या बात समझ में आई? बोलो जी। ठीक है, अभी होता क्या है? अभी क्या है कि जब आप बोलो कि सर इसमें कोई ना कोई सेल की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो अपने आप में तो सबसे पहले कुछ नहीं होगा, अपने आप में तो कुछ नहीं होगा। होगा क्या कि आपका जो है इसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करवानी पड़ेगी। कहाँ जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी, कहीं भी एनर्जी जो पास करवाई जाती है वो कहाँ करवाई जाती है? आपका थ्रू द वायर या थ्रू द इलेक्ट्रोड। ठीक है, अगर ऐसा है, होता क्या है ना कि सबसे पहले ना एक बात तो आप ध्यान से समझ लो, कोई जो कोई मेटल है ना, मेटल की एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी है,
मेटल की प्रॉपर्टी है, ध्यान देना, कि वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी दे सकता है। डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा है। किसका है जी? ये मेटल का है। कहने का मतलब अब यहाँ पे दोनों के पास मेटल है, ठीक है। अब होता क्या है ना, गैल्वेनिक सेल में होता क्या है कि जिंक जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, कहाँ? वायर के थ्रू। किसको दे देता है जी? आपके कॉपर को दे देता है, ठीक है। सबसे पहले होगा क्या, समझना। जब आप ZnSO4 की बात कर रहे हो, वहां पे 2 टाइप के आपके क्या प्रेजेंट है जी? आपके 2 टाइप के आयन प्रेजेंट है। कौन कौन से? Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। और CuSO4 के साइड हैं Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। These are counter ions for each other। क्या बात समझ में आई? सही है जी। देखना हुआ क्या, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए, जिंक चेंज किसमें हो गया जी? अगर मैं बात करूं, अगर जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो जिंक 2 पॉजिटिव में चेंज हुआ, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। और जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन अपने छोड़े तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे जी? दूसरी तरफ जाएंगे। वहां जाते ही 2 चीजें हैं, एक CuSO4 है, एक कॉपर अपने आप में। तो इलेक्ट्रॉन जब वहां से गए, अब पहली बात आप ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे भी तो जिंक 2 पॉजिटिव था, उसने ही क्यों नहीं लिए? अगर ऐसा हुआ तो कोई सेल में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही है। आप बिजनेस करना चाहते थे लेकिन आपने पैसा अपने घर में खर्च कर दिया, तो आपके घर में न इनकम होगी, न घाटा, न फायदा। ऐसे ही अगर जिंक के इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो ZnSO4 लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। Zn2 पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जिंक के इलेक्ट्रॉन को, तो कोई भी रिएक्शन हो ही नहीं सकती, कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता। Here we are talking about the generation of potential along with this cell. That's why I am saying that Zn cannot be accept the electron from the zinc। अगर ऐसा होता है तो पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन गया उस तरफ, तो वहां जाते ही इलेक्ट्रॉनों ने कहा कि हमें कहीं पे तो रख लो, हमें ऑर्बिटल दे दो। तो वो गए सबसे पहले कॉपर के पास। किसके पास गए जी? कॉपर के पास। जब कॉपर के पास गए, कॉपर ने कहा भैया ऐसा है, हमारे पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, हम तो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम कैसे लेंगे? अगर ऐसा हुआ, कॉपर ने कहा ना जी ना, हम तो तुम्हें ले ही नहीं सकते। आप एक काम करो, कुछ और ढूंढ लो, कहीं कुछ मिलता है तो वहां जुड़ जाओ। तो फिर इलेक्ट्रॉनों ने कहा ठीक है जी, पहले तो मैं यहाँ पे था, अब मैं चल के जा रहा हूँ जहां पे इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। कौन सा जी? CuSO4 का। और उसने देखा कि Cu2 पॉजिटिव में है, यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव में है। तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, Cu को पूछा क्या हम आपके साथ आ सकते हैं? Cu ने कहा बिल्कुल जी, आप आ जाओ। तो जैसे ही Cu2 पॉजिटिव के पास गए तो Cu क्या बनना स्टार्ट हो गया जी? Cu का रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ऐसी अगर घटनाएं होने लगी तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात यह है जी कि जब आप रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो वहां पे आपको 1-2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या देखना? जब किसी चीज से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको क्या बोलेंगे जी? हम ऑक्सीडेशन। और कभी अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। कहने का मतलब क्या है? Zn इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है तो Zn का क्या हो गया? आपका ऑक्सीडेशन। कॉपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव क्या ले रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब एक बात यह तय है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं तो उस टाइम पे आपका क्या हो जाएगा जी? रेडॉक्स रिएक्शन भी हो रही होंगी। और हम पढ़ रहे हैं अलग अलग पार्ट में, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे। 2 अलग अलग पार्टों में पढ़ रहे हैं और सेल की बात कर रहे हैं, इसलिए बोलेंगे एक को ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे को बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्या बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, देखो जी आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं
कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल, तो वहां पे थोड़ी सी समझने की बात है। देखना जी होता कैसे। मैंने ये कहा कि जी जो जिंक है ना, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और Zn2 पॉजिटिव में पहुंच गया और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए उसने। क्या कर दिया जी? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है जी? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अगर कॉपर क्या करता है, यहाँ पे Cu जो 2 पॉजिटिव है, ये बोले कि जी आप दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाओ और मैं बना लेता हूँ Cu, और ये बनेगा आपका सॉलिड, ये भी होगा सॉलिड, ये होगा एक्वस, ये भी क्या होगा जी? एक्वस। कभी भी आयन एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा या किसी ना किसी सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, नॉर्मली नहीं। देखो जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है समझना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर एग्जाम में आता है। नीट, जेई, आप मान लीजिए एनडीए, और जितने भी आप 12th के बाद बोल लीजिए या आप मतलब ग्रेजुएशन के बाद जो भी केमिस्ट्री के रिलेटेड जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें आपका पक्का पूछेगा। देखो जी होती क्या है ना कि एक ऐसी टेंडेंसी है ना, पोटेंशियल का मतलब क्या है जी? कोई ना कोई आपकी पावर है ना, पोटेंशियल। जैसे आपको कोई बोलता है ना मेरी पोटेंशियल है, दैट मीन्स आपकी वो पावर है, ठीक है। ऐसे ही ना कि किसी भी एलिमेंट की पोटेंशियल टेंडेंसी जब वो अपने ही आयन के कांटेक्ट में रखा जाता है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी जब वो अपने ही आयन सॉल्यूशन के साथ रखा जाता है, तो वहां पे वो आइदर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी? गेन करता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इस गेनिंग और डोनेटिंग की वजह से जो पोटेंशियल जेनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक बार फिर क्या है ना कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हो रहा है उस टाइम पे हमें पता चलेगा कि कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है जी? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक बात है, मान लीजिए किसी चीज का कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि अगर जिंक की बात कर रहे हो ना, जिंक किस में जा रहा है? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, सही नहीं है? अगर ऐसा हो रहा है तो जिंक की टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडाइज होने की, ठीक है। जिंक की टेंडेंसी क्या है जी? ऑक्सीडाइज होने की, और उसको बोलेंगे, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या बोलेंगे जी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। दूसरी चीज Cu क्या हो रहा है? कहा मैंने Cu2 पॉजिटिव जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu एक सॉलिड बन रहा है, ठीक है नहीं? यानी कि कॉपर का पीपीटी बन जा रहा है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए उसका कोई ना कोई अपना पोटेंशियल है, इसलिए कॉपर का क्या बोलेंगे उसको? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात समझ में आई? बोलो जी, सही है ना? देखो रिडक्शन पोटेंशियल, वेरी गुड। आगे मैंने कहा ये क्या है उसका? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है इसका? रिडक्शन पोटेंशियल। अब इन दोनों पोटेंशियल की वजह से कोई ना कोई पूरे सेल में भी एक पोटेंशियल जनरेट होगा, उसको बोलते हैं सेल का पोटेंशियल। इसको किसको बोलते हैं? जब आप रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पता लगा लेते हैं तो उसके बाद आप पता करते हैं कि उसमें सेल में कितना पोटेंशियल है, ठीक है। अभी देखिए, अभी तक यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मैं सेल पोटेंशियल बोलने वाला हूं उसके लिए आप इंतजार करें अगले लेक्चर का, उसमें बढ़िया धमाका होने वाला है। बढ़िया तरीके से आपको एकदम से सेल पोटेंशियल को यूं चुटकी में सॉल्व करना बताया जाएगा। तब तक के लिए बाय।